नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार भी हैं। और जैसा कि आप सभी को ध्यान है, जिस प्रकार से हमने वर्ड मैप खत्म किया है, वैसे ही हम अब इस मैप को भी खत्म करेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार भी हैं, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद है कि वर्ल्ड मैप की जो खुशियां हैं वो आपको इंडियन मैप की तरफ उतने ही जोश के साथ आगे ले जा रही होंगी। ठीक है, आइए साथियों, तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। एक बार मैं आपका सेशन शेयर कर देता हूं। हो गया सर। चलिए, तो सर जी, इंडिया का मैप शुरू करना है और इंडिया का मैप शुरू करने के लिए कुछ प्रायर कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रायर कंडीशंस का मतलब ये होता है कि आपको सीधे मैं हिमालय की यात्रा पर नहीं ले जाऊंगा कि चलो भाई हम हिमालय की यात्रा करने चले जाएं। नहीं, पहले आपको इंडिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा, भारत के मैप के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे वाली बातें करेंगे। ठीक है, तो कौन सी बातें जो बेसिक हैं हमें पता होनी चाहिए, आइए मैं बता देता हूं। सबसे पहली और जरूरी बात तो यह है कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कल को मान लीजिएगा हमारे यहां पर भाई कोई विमान आ रहा हो, तो उसे बाहर की एजेंसीज क्या कह के भेजेंगी कि भाई इन कोऑर्डिनेट्स से इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर आप लैंड करोगे तो आप इंडिया में लैंड करोगे। तो वो जो बातें हैं वो सारी बातें हमको बतानी है, लेकिन एक हमारा कोऑर्डिनेट भी है जो आपको मालूम होना चाहिए, और वो हमारा कोऑर्डिनेट है अंकित 10। अगर अंकित परिवार में लैंड करोगे तो हमारा कोऑर्डिनेट अंकित 10 यूज करके लैंड करिएगा, हम आपको 10% का मुनाफा भी देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, आज सुबह क्या अच्छे से पॉल्यूशन कंट्रोल किया। अच्छा अरे नहीं यार, वो जबरदस्ती में, जो जेन्युइन बच्चा है उसको मालूम है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो इधर से उधर से उड़ के चले आते हैं, उनको फिर भगाना भी होता है। हाँ, तो क्लियर है। तो ये हमारी बातें हैं। हमने साहब इसको तो मतलब इस ऐसे अच्छे से याद कर लिया है कि जहां पेन टिका दे वहां काम हो जाएगा। ठीक है ना, जहां पेन टिका दे वहां काम हो जाएगा, हमको इतना याद हो गया है। हम चाहे वर्ड का पॉलिटिकल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाँ, अब जो सबसे जरूरी चीज है इंडिया की, जब हम यात्रा कर रहे हैं तो इंडिया को पहले हम देखें कि दुनिया के मुकाबले में हम कहाँ हैं। अब भाई, कल हमने एक जूम मीटिंग की थी अपने प्लस के विद्यार्थियों के साथ में, आपका क्या फीडबैक रहा वो बीच बीच में देते रहिएगा, है ना। आप लोगों को हमारे प्लस परिवार से मिलके कैसा लगा ये भी बताइएगा, और ऐसे ही जल्दी ही आप लोगों के साथ भी मीटिंग होगी, ये भी डन है। बहुत अच्छा लगा। चलिए, हाँ, तो मतलब आप लोगों को पता चला ना क्या होता है। कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं प्लस वाले विद्यार्थियों से तो कोई बातचीत भी नहीं होती होगी। पहले मैं इस चीज को जाहिर नहीं करता था कि हाँ हमारे प्लस के विद्यार्थियों से बातचीत होती रहती है, लेकिन हाँ, यूपीएससी के तो विशेष रूप से अधिकांश विद्यार्थी मेरे डायरेक्ट संपर्क में हैं, और आगे आने वाले टाइम में मैं आप सबके साथ कोऑर्डिनेट करने वाला हूँ, यूट्यूब वालों के साथ भी, एसएससी वालों के साथ भी, स्पेशल क्लासेस वालों के साथ भी, और आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे जानकारी भी दे दी जाएगी। सबका होगा, ठीक है। चलिए, तो भाई हमने अब तक ये सीखा था कि अर्थ को दो भागों में बांट दिया था। कैसे कैसे? इक्वेटर से ऊपर की तरफ, इक्वेटर से नीचे की तरफ। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल कहा, नीचे की तरफ साउथ पोल कहा, नदर्न हेमिस्फीयर कहा, सदर्न हेमिस्फीयर कहा। ठीक बात है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमने इधर की तरफ से एक तरफ ईस्ट कहा, एक तरफ वेस्ट कहा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि दुनिया में भारत कहां पर है, तो हम कहेंगे कि दुनिया में जो भारत है वो हमारे हिसाब से अगर पूछो तो नॉर्थ में है और ईस्ट में है। तो दुनिया के नॉर्थ ईस्ट में भारत है। ठीक बात है। अच्छा, आपको याद है भारत पर व्यापार करने एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको मालूम है उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया था? क्योंकि वो इनके मुकाबले ईस्ट की यात्रा पर आई थी। क्योंकि वो इनके मुकाबले ईस्ट की यात्रा पर आई थी, इसलिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया था। ऐसे ही सबने हमारे लिए कंपनियां बनाई थी भाई, चाहे हमारे पास यात्रा करने वाले डच आए हो, चाहे पोर्तुगीज आए हो, सबने अपनी याददाश्त के लिए कि अरे ये तो ईस्ट की यात्रा पर भेजना है, तो चलो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम डाल दो। समझ में आ गया? चाहे कोई भी आया हो, सब लूटने आए,
ईस्ट में चलो, पूरब की ओर चलो, पूरब की ओर देखो, ये आज की बात नहीं है। और पता है आपको, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुए कि पूरब की ओर देखो तो उनने कहा हम पर ही क्यों देखो, और आगे देखो, हम पर ही क्यों देखो और आगे देखो। और ऐसा करते हुए हमने लुक ईस्ट पॉलिसी जारी कर दी कि पूर्व की ओर देखो। हमने कौन सी पॉलिसी जारी कर दी? लुक ईस्ट, के हम पे मत रुको, क्योंकि हम पर रुकोगे तो हमसे ही छीनोगे। तो चलो लुक ईस्ट पॉलिसी जारी कर देते हैं, और हमने आसियान के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी जारी कर दी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो हम लोगों का भारत जो है वो कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। चलिए साथियों, एक चीज हमें दिखाई यहां पर, ये तो पड़ गई, और वो क्या है कि हम इक्वेटर के पड़ोसी हैं, हम इक्वेटर के कहीं आसपास ही रहते हैं। अच्छा, और अगर हम बात करें तो हमें यह भी पता है कि कर्क रेखा कहीं यहीं से हमारे राजस्थान से घुसती हुई यूं निकलती हुई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है, ध्यान से सुनिएगा, भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है वो तो पूरा पूरा ट्रॉपिकल जोन में आता है। देखो, अभी तो मैं इंडिया के अंदर एंट्री नहीं किया हूं, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैं इंडिया को समझने का प्रयास कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम देखें तो कर्क रेखा जहां से गुजरी, पता है कोइंसिडेंस देखो आप, मतलब भारत को, मैप को अगर ध्यान से देखोगे तो ये रही कर्क रेखा, और इस कर्क रेखा के जस्ट नीचे, मतलब ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे लिए बड़ा डिजाइन करके इंडिया के मैच को बनाया है ना। मतलब आप देखिए कितना अच्छे से सोच समझ के बनाया है कि 23.5 डिग्री से जस्ट नीचे प्रायद्वीपीय भारत शुरू होता है। आप सोच के देखिए कितना अल्टीमेट और रोचक बात है। प्रायद्वीपीय भारत, जिसे आप पेनिनसुला इंडियन कहते हैं, वो इसके जस्ट नीचे स्थित है। बताइए, है मतलब वहीं से इसके जस्ट नीचे। तो अब आप पूछेंगे कि ये प्रायद्वीपीय भारत क्या है? अब प्रायद्वीपीय भारत होता है मेरे प्यारे साथियों ऐसा क्षेत्र जिसका 3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ हो। पूरा भारत प्रायद्वीपीय भारत नहीं है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। पूरा भारत प्रायद्वीपीय भारत नहीं है, उसके नीचे वाला हिस्सा, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा पूरा हिस्सा देखिए आप, ये किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। तो अगर भारत का 3 किनारा पानी से घिरा हुआ हो तो इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? आपको प्रायद्वीप समझ में आ गया क्या मतलब हुआ? हाँ, पेनिनसुलर इंडिया है ना, जैसे सिनाई पेनिनसुला पढ़ा, ऐसे इसे क्या कहते हैं? इंडियन पेनिनसुला। आपको पता है कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर देने जब जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडियन कॉन्टिनेंट पूछ रहा है कि इंडियन पेनिनसुला पूछ रहा है। और हम पूछा जाता है, जैसे मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, वर्ष आरएएस 2016 में प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताएं पूछी गई है ना। आरएएस 2016 का मेंस था, उसमें पूछा गया प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताएं बताओ, और बच्चे क्या कर आए? कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल इंडिया की सब मेरे प्यारे साथियों जानकारी दे आए। क्योंकि इंडिया का जो कॉन्टिनेंट है उसमें तो सर पूरा की पूरा क्षेत्र आप चाहे ले जाओ ऊपर तक उठा करके, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब हमारे ही तो हैं। साउथ एशिया है पूरा की पूरा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो कॉन्टिनेंट से, यानी कि आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये मैंने आपको समझाने का कार्य किया। कुछ विद्यार्थी बीच में आवाज की दिक्कत बता रहे हैं, उनसे पूछ लेता हूं, क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? प्लीज एक बार पोल में बता दीजिए, क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। तो मेरे प्यारे साथियों 94% लोगों को सही से सुनाई दिखाई लग रहा हूं, कुछ को लग रहा है वॉल्यूम कम आ रही है ना। तो भाई वॉल्यूम के लिए आप थोड़ा सा अपनी ढेपी तेज कर लें, मैं तो अपनी जितनी ताकत है ना उतना बैठ के निकाल रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, तो क्लियर है। अच्छा, अब मेरी बात सुने ध्यान से। तो बोले सर एक बात बताइए, फिर भारत को अगर कोई देखे तो क्या देखे? मतलब भारत के अंदर अभी नहीं आना, भारत के बारे में क्या मानस बना के आए अगर कोई भारत आ रहा है? मैंने कहा भारत के बारे में, मैंने कहा एक से बढ़कर एक चीजें जानने के लिए। बोले कैसे? मैंने कहा आओ हम बताते हैं। मैंने कहा भारत के बारे में एंट्री करने से पहले भी बहुत सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या? कि हमारा डॉट आधा भारत, यानी कर्क रेखा हमारा विभाजन ऐसे करती है जैसे इक्वेटर धरती का विभाजन करती है। आइए ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छे से बात बता रहा हूं मैं आपको। कर्क रेखा
भारत का विभाजन ऐसे करती है जैसे इक्वेटर अर्थ का करती है। देखो ध्यान से, आप देखते चलिए। इक्वेटर में जैसे नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट आप लोग जानते हैं, ये इक्वेटर है, इसमें आप नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर जानते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, कर्क के मुकाबले आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं बेटा इसको, है ना, इसके मुकाबले आप ऊपर की तरफ नदर्न इंडिया कहते हैं और नीचे की तरफ सदर्न इंडिया कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने क्या कहा, 50-50, हमने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। लेकिन बहुत सारे जो हमारे भारत के भूगोल वेत्ता हुए हैं, उन्होंने इस चीज को बहुत ही स्मार्टली लिखा और उन्होंने क्या कहा, यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताएंगे तो फिर लोग कैंसर को ढूंढने निकल पड़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताएंगे तो लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ढूंढने निकल पड़ेंगे, और वो तो कहीं है ही नहीं, है भाई, वो तो केवल एक। अच्छा, आपको भी मालूम होना चाहिए, बताइए मेरे प्यारे साथियों, आप इसको बताएं कि ये जो चीज आपको दिख रही है, क्या आप इसे छू सकते हैं, यस और नो? क्या आप इसे छू सकते हैं, यस और नो? है ना, द पॉइंट इज नहीं, ये काल्पनिक रेखा है ना। जब ये काल्पनिक रेखा है तो इसे हम छू तो सकते नहीं है। तो फिर लोग पूछेंगे अरे फिर कहां से नहीं है? तो फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि एक काम करो, यहां पर कोई लैंडमार्क देखो, कोई लैंडमार्क बना हुआ है क्या? मेरे प्यारे साथियों, यहां पर दो पर्वत थे, एक का नाम था विंध्या और एक का नाम था सतपुड़ा। क्या नाम था बच्चा पार्टी? विंध्या और सतपुड़ा। और उसके आधार पर कहा कि विंध्या और सतपुड़ा के दक्षिण में जो है, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चा, इधर देखो, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। क्या कहा? विंध्या और सतपुड़ा के साउथ में जो है वो दक्षिण भारत कहलाएगा और इसके उत्तर में जो है वो उत्तर भारत कहलाएगा। और बोले गुरुजी जो बीचों बीच फंस जाएगा वो, बोले वो मध्य प्रदेश कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मध्य प्रदेश। तो आ गया आपका मध्य प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, ऊपर की तरफ उत्तर भारत, नीचे की तरफ दक्षिण भारत और बीच में किसको बना दिया? उत्तर प्रदेश को आपने बना दिया। बोलिए साहब, इतनी बातें समझ में आ गई? बोले ठीक बात है सर। सर और क्या विशेषता हमारे भारत की ऐसी है जो हम देखना भूल गए? हमने कहा चलिए आपको बताते हैं। मैंने कहा अगर आपको मालूम हो तो इक्वेटर से लेके कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र है उसे हम लोग ट्रॉपिकल देश कहते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में ट्रॉपिकल और हिंदी में उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और उससे ऊपर की तरफ यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री की तरफ जो क्षेत्र है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। तो देखिए, ट्रॉपिकल हमको पता है और टेम्परेट, तो हमारे यहां पर दो बड़े बड़े तो फीचर देखने को मिले, ट्रॉपिकल फीचर भी मिला और टेम्परेट फीचर भी मिला। दूसरी बड़ी बात हमें क्या मिली? हमारे पास सूरज जो है वो बिल्कुल बीच में आकर के प्रकाश देके गया है। 21 जून को वो यहां आकर के गया है और फिर लौटा है कि चलो अगर योगा कर लिया हो तो मैं जाऊं। हमने कहा ठीक है जाइए, हो गया काम आपका। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने समर सॉलिसिटाइज उसके साथ बनाया है कि हाँ भाई तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, अब लौट जाओ। आपको पता है हमारे देश में एक बहुत ही बेहतरीन चीज है साथियों, जो कि हमारी तरफ आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेती है। और वो बिल्कुल ऐसे, आप सोच के देखिए, जैसे हमारा भारत का नक्शा कितना ही अद्भुत तरीके से डिजाइन किया गया हो वैसे बनाया गया है। वो एक प्रकार से यहां पर बैठा हुआ है और मेरे प्यारे साथियों उसका नाम है हिमालय। यानी भारत के मैप को देखने वाला भी सोचता होगा कितना खूबसूरती से भारत के बॉर्डर्स बने हुए हैं। हमारे एक तरफ हमारा नेचुरल बॉर्डर है जिसका नाम है हिमालय। क्लियर है? इसी प्रकार से हम पानी में कहां तक बॉर्डर बनाएं, इसके लिए यहां पर भी एक पर्वत बना हुआ है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट। आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से भारत बना है। और इधर हम पूर्वी किनारे में बॉर्डर कहां पर बनाएं, तो यहां पर बनाया हुआ है पश्चिमी घाट। तो एक तरफ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और ये दोनों जहां मिल जाएं वहां पर नीलगिरी, और मिलने के बाद आगे तक चल जाएं तो मेरे प्यारे साथियों यहां तक आपकी वही सारी की सारी कार्डेमम, अन्नाई मुड़ी सभी पहाड़ियां हैं। ईश्वर ने डिजाइन किया है साथियों इंडिया के मैप को। आप देखिए, मतलब वरदान है ये एक प्रकार से, आप ऐसे समझिए कितनी बेहतरीन खूबसूरती से। आप सोचेंगे
हमारे मैप को इधर देखिए आप, ये साहब यहां पर मुड़ता और है। मतलब आप सोचिए, ये मैप जो है ऐसा लगता है कि यहीं से मुड़ करके जा रहा है, पानी में गोते खाता है और यहां निकल के आता है। मतलब इंडिया का मैप तो अद्भुत है। आप सोचिए कि इसको बनाने के लिए, मतलब जिसको प्रकृति ने बनाया हो उसको दुनिया क्या तोड़ेगी। इधर देखिए, ये देखिए आप मेरे प्यारे साथियों, कितना खूबसूरती से हमारा ये हिमालय, और ये हिमालय जो है ये यहीं जाके पलटी मारता है। हाँ भाई, इस जगह का नाम बताओ जहां पलटी मारता है। दोनों ही, एक नए से यहां भी है, एक नए से यहां भी है। इस जगह का नाम नामचा बरवा से, नामचा बरवा से पलटी मारकर घूमता है। यहां से नागा हिल, मीजो हिल, जो लुसाई हिल्स हुआ करती थी, घूमते घूमते नीचे चला आता है कि चलो, पानी में घूमता है, डूबता है, फिर निकल आता है और अंडमान निकोबार बना लेता है। और यहीं तक हमारा भारत है, अंडमान निकोबार तक हमारा भारत है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप देखिए, ऐसे ही पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हमने बना रखा है। और पता है कितना प्यार से डिजाइन किया है। देखो, ये पूरा डिजाइन कर लिया। अच्छा, यहां से पानी भी आया होगा। अब पानी आया होगा तो वो पानी समुद्र में गिरे कहां से? तो रास्ता छोड़ रखा है हमने बकायदा। हमने रास्ता छोड़ रखा है कि कोई बात नहीं, पानी आने दो और बढ़िया से जाने दो। ये देखो, हमने बहुत बढ़िया से मेरे प्यारे साथियों रास्ता छोड़ रखा है। लो आओ और जाओ। हमारी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो भी हिमालय से आने वाली नदी है, सारी नदियां जो इंडिया में आ रही हैं, वो सारी मेरे प्यारे साथियों यहीं से आके गिर रही है ना खूबसूरत? हिमालय से आने वाली सारी नदियां, नॉट ए सिंगल रिवर जो इंडिया में आती हो और हमारे इस क्षेत्र से ना गिरती हो। ऐसा लग रहा है जैसे ना अपन ने घर डिजाइन किया हो, उसमें से पानी डालने की जगह छोड़ दी हो कि यहां से घर का पानी निकलेगा। हैं? आपको पता है, अगर आप कभी वास्तु में रुचि रखें, वास्तु में अगर आप रुचि रखें तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तु में उन जगहों को श्रेष्ठ माना जाता है जिनके ईशान कोण में पानी होता है, जिनके ईशान कोण में पानी होता है। और भाई, हमारे तो ईशान में गंगा नदी है, अपना पानी छोड़ रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ भाई, बांग्लादेश भी अपना पोता है, उसको लाइटली मत लो यार, पोता है अपना दोनों तरफ से। इधर की तरफ ये वाला जगह देखिए, ये बांग्लादेश है, जहां से वो पश्चिम बंगाल है ना, ये अपना पोता ही है, बालक अपने ही है, लोड मत लीजिए। आ जाएंगे जल्दी, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लिख के बड़े आदमी बनो, फिर डिसाइड करते हैं सारी चीजें। अपना पोता ही है ये, कोई लोड मत लो, ठीक है? हाँ जी, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए साथियों, ये तो क्या हुआ कि हमारा एक बेटा थोड़ा नादान निकला, अदरवाइज प्लानिंग तो हमारी बहुत ही जबरदस्त थी। कैसे थी? अब आप इधर देखिए, ये वाली जो जगह थी आप लोगों की, हमारी प्लानिंग तो बहुत अल्टीमेट प्रकार की थी सर। कैसे? इधर देखिए आप, ये वाला जो क्षेत्र था, हम पामीर नॉट तक थे, हैं? उसके बाद में यहां से हिंदू कुश की पहाड़ियां थी। मैं कह रहा हूं, लगता है कि इसको बनाया ही बहुत ही खूबसूरती से गया था। अब आप बताइए, जरगाज पहाड़ियां याद करी ही थी आपने। अगेन, हिमालय से जो यहां से पानी निकल के आ रहा था, वो यहां गिर रहा था। हिमालय से जो यहां से पानी निकल के आ रहा था, वो यहां से निकल रहा था। भारत में दो पानी के स्रोत, और दोनों वास्तु के हिसाब से एकदम सही स्थान पर थे। कहां पर थे? एक अगर पूर्व के किनारे पर था, तो एक पश्चिमी किनारे पर था। मैं थोड़ा बहुत वास्तु में रुचि रखता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जल के स्रोत होते हैं। वहां जाकर के मेरे प्यारे साथियों क्या जाके गिरता है? सिंधु नदी अपना पानी छोड़ती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? जबरदस्त। और सोचिए, हमने यहां से हिंदू कुश पहाड़ियां देखी, ये हिंदू कुश पहाड़ियां देखी, आप देखिए कितना बेहतरीन भारत का मैप है यार, हैं? ये हिंदू कुश पहाड़ियां देखी, यहां से निकल के आया पानी और यहां गिर गया। वाह भाई वाह! मतलब भारत को पूरी तरह से प्राकृतिक सीमाएं मिली हुई हैं। भारत को पूरी तरह से प्राकृतिक सीमाएं मिली हुई हैं। आपके सामने नजारा है मजेदार चीजें मेरे प्यारे साथियों। मजा आया आपको समझ करके? ये है भारत। बस ये है कि इसमें अब घर है तो 5 बर्तन साथ रहते हैं तो बजते भी हैं। उनमें से एक कुछ ज्यादा बजा, वो बज गया, थोड़ा सा न्याड़ा हो गया। बच्चा न्याड़ा भी तो हो जाता है, रोटी अपनी खुद बनाने लग जाता है। तो वो आजकल खुद की रोटी बना खा रहा है, पर उससे चल नहीं रहा, खर्चा पापा ही संभालेंगे उसको। जल्दी से कुछ संभालो, आप लोग भी बड़े लिखे हो जाओ, ठीक है? तो ये हो गया। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर फिर बच्चे से भी पोता अलग हो गया कि पापा आपके पास तो कुछ है ही नहीं, घर में नहीं दाने और मम्मी जा रही है भुनाने, हम आपको छोड़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पोते को हमने अलग किया था, हमने पाल रहे हैं उसको भी। तो ये वाली चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे साथियों भारत का एक ओवरव्यू। अब इस ओवरव्यू के साथ साथ हम अब आपको यहां पर
कुछ तथ्यात्मक बातें भी याद करा देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या याद रखने हैं इधर देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दिशाओं का ज्ञान तो आपको पूर्ण रूप से हो चुका है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। आज इन्हें याद भी कर लीजिएगा। क्या याद करना है इधर देखिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम अपने वेस्ट में ईस्ट में चले तो यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट्स याद कर लेना। पेपर में ये कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट ही। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा हूं बेटा इसको, 97 डिग्री 25 मिनट। हिंदी में होता है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, हाँ, इधर की तरफ बेटा ये है 68 डिग्री 7 मिनट। याद करेंगे अपन, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद हो जाएगा? ये तो नंबर ही एक साथ क्रमागत तरीके से लिखे हुए हैं, 6 8 7। वैसे 6 7 8 होने चाहिए थे, लिखे हुए हैं एकदम 6 8 7। ठीक है, तो एकदम याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आगे पीछे ही है ये तो सारे के सारे। हाँ जी, हाँ, कुछ बच्चों ने इसको उल्टा याद किया हुआ है और वो बहुत ज्यादा सही है, और वो है 786। यो पढ़ लो, है ना, ये देखो, डन हो गया। चलो, तो ये तो अब हम गलत गलत कर नहीं सकते, बस पढ़ना यूं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं, इधर की तरफ देखो। 97 97 25, ये तो याद वैसे ही रह जाना है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों याद रह जाना है, उसके पीछे का कारण बता देता हूं। क्योंकि भारत है ना 2 घंटे में खत्म होता है दुनिया वालों को। मतलब सूरज भी भारत को 2 घंटे में नाप पाता है। मतलब सूरज भी हमारे ऊपर 2 घंटे तक चलता है। सूरज भी 2 घंटे तक चलता है। तो 2 घंटे तक चलता है, इसका मतलब वो जो लॉन्गिट्यूड वाली आप बात कर रहे हो वो 30 डिग्री खाएगी। कितनी खाएगी? 30 डिग्री खाएगी, है ना। तो 30 डिग्री खाएगी, तो 68 में सीधी सीधी 30 डिग्री जोड़ते हो तो भाई 98 और 7 बनता है कि नहीं? तो बस उससे याद रह जाएगा लगभग, क्या दिक्कत है। यहां पर 97 25 है, मिलता जुलता है, थोड़ा सा मेहनत कर लो यार। ठीक है, अच्छी बात है। फिर लगभग 30 है, तो इसका बीच में से 82.5 पर हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है। कितने पर? 82 डिग्री 30 मिनट पर हमने क्या ले रखा है मेरे प्यारे साथियों? हमने इसका माध्य टाइम ले रखा है, मीन टाइम ले रखा है। ठीक है, जो कि मिर्जापुर के पास नैनी नामक स्थान से गुजरता है। ठीक बात है, अच्छी बात है। एक चीज और हमको याद रखनी होती है, वो क्या है? वो हमको याद रखनी होती है ऊपर और नीचे, यानी नॉर्थ और साउथ में। ये पूछूंगा, याद रखिएगा, पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ यहां पर देखिए, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। बाय द वे, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये हैं आप लोगों के लेटी हुई रेखाएं, जिन्हें आप लैटिट्यूड कहते हैं। अच्छा, तो खड़ी हुई रेखाएं, अरे हमने कहा लंबी लंबी खड़ी थी ना, तो लॉन्गिट्यूड थी। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अरे हमने कहा अभी आपने लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस पढ़ा है। बोले अच्छा, और अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब आप लैटिट्यूडनल पढ़ने वाले हैं। तो भाई लैटिट्यूडनल क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर, और नीचे की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, विशाल अग्रवाल सर, आप आईबी की क्लास में सारे मान गए, हम आपके फैन हो गए। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, आप मान गए, अच्छा लगा। हम तो पहले से मान के बैठे हुए थे अपने आप को। हाँ जी, इधर की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट। ये देखिए, यहां पर मेरे प्यारे साथियों, आपका मुख्य जो भूभाग है उसका अंतिम पॉइंट है। ध्यान से सुनिएगा, इधर सुनिए, 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर और नीचे की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अरे 4 दूना 8 याद कर सकते हो ना। हाँ, इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई, किसी पूरा हमारे पेपर पैटर्न पे था। चलो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। अब इधर की तरफ देखिए, लेकिन फिर भी अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहां पर कोई एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, जो जूम करने से आपको दिखेगा। अब दिखाता हूं, देखो, अभी छुप गया शायद जूम करने पे। 6 डिग्री 45 मिनट दिख रहा है, दिख रहा है 6 डिग्री 45 मिनट जो दिख रहा है ना बच्चा पार्टी, ये वाला इंदिरा मैडम के नाम पर है। नाम बताएगा कोई? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये भारत का अंतिम बिंदु है अंडमान निकोबार के अंदर, और ऊपर की तरफ भी इंदिरा मैडम के नाम पर है। कुछ बच्चे पिग्मेलियन बिंदु कह रहे हैं, इंदिरा कॉल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पिग्मेलियन बिंदु भी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मालूम हो तो अरुणाचल प्रदेश में ये गांव कौन सा है, कहां पर है ये? कैसे नाम है, कैसे?
किबीथू, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, याद कर लीजिएगा, किबीथू। अच्छा, और इधर गहीर माथा अभ्यारण्य से याद कर लीजिएगा। हाँ भाई, बताइए। हम्म, हम्म, हाँ जी, गिर माथा। ठीक है, तो गहीर माथा से याद कर लो आप इसको। ठीक है, ठीक है, गिर माथा। चलिए साथियों, गिर है ना यहाँ पे नेशनल पार्क, तो गिर माथा याद कर लो। चलिए, तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, ये आपके सामने एक पूरा की पूरा विस्तार हो गया। एक बार के लिए फिर से याद करके देखते हैं कितना याद रहा। आइए ट्राई मारते हैं। हाँ भाई, बताओ इस मैप पर यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, अब याद भी तो करना है ना, हमारे मैप में हमें पढ़ना ही पढ़ना, देखना ही थोड़ी है, याद भी करना है। बताइए ये कौन सा पॉइंट है, कितना डिग्री है ये? 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, 4 दूनी 8, ये कितना है? बहुत ही बढ़िया है। चलिए, ये कितना है? ये तो पॉइंट अब तो रट ही चुका है आपके। 786 है ना? ये लगभग जोड़ दो। कमेंट नहीं आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। ऊपर सब याद हो जाएगा, मल्टीपल टाइम पूछा करेंगे, सब याद हो जाएगा। बताइए। 3 दूनी 6 और बीच में फंस गया 7। 3 दूनी 6, बीच में फंस गया 7। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, बीच में फंस गया 7। ठीक है, चलो डन हो गया। ये रहा आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब बात करते हैं भारत के भौगोलिक विभाग की, क्योंकि धीरे धीरे हम अंदर आ रहे हैं ना। अब हमने ये सारी बातें तो पढ़ ली, लेकिन इसके बाद में अब सबसे बड़ी बात हमको ये सीखनी है कि ये भारत का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से बना हुआ है। हाँ भाई, प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है आपको? कहां से एंट्री करते हुए आ रहे हैं हम? बेटा, लॉन्गिट्यूड को देशांतर कहते हैं, देशों के बीच में अंतर उसी के कारण आता है ना, और उसको अक्षांश कहते हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं। ठीक है ना? प्रेजेंटेशन कंटिन्यू समझ में आ रहा है ना, कहां से हम एंट्री करते हुए कहां तक पहुंच गए। अब हम भारत को विभाजित करने का कार्य मैप में कर रहे हैं, है ना? कैसे कि अपनी सुविधा के हिसाब से हम इस बात को कैसे समझें। तो मेरे प्यारे साथियों, पढ़ने वाले लोग जो हैं वो भारत को पढ़ने के लिए 5 भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 5 भागों में पढ़ते हैं, ब्रॉडली 4 लिखे जाते हैं। जो 5वां यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताता हूं, और वो है मेरे प्यारे साथियों आइलैंड्स। आजकल वो भी बहुत ज्यादा पढ़े जाने लगे हैं, है ना? द्वीपीय भारत। ठीक है, तो वो वाली चीज भी हम एडिशनली पढ़ेंगे। एक अलग से लेक्चर में आइलैंड्स पर लूंगा, आइलैंड्स ऑफ इंडिया पर लूंगा। ठीक है बेटा, सबसे ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे ऊपर की तरफ मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये पूरा की पूरा हिमालयन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? हिमालयन क्षेत्र है, दैट इज पहाड़ी क्षेत्र है। अगर आप मैप में देखें तो आपको मेरे प्यारे साथियों ये पहाड़ी क्षेत्र, लंबी लंबी रेखाएं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ये आपको अच्छे से दिखाई पड़ रही होंगी। बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, जब पानी निकला पहाड़ों से तो अपने साथ मिट्टी लेके निकला। मिट्टी मैंने आपको पहले भी बताई थी, यहां से निकली सिंधु नदी मट्टी लेकर के, तो मैंने सिंधु का क्षेत्र आपको बताया था। यहां से निकली गंगा यमुना, यहां से निकली ब्रह्मपुत्र मट्टी लेकर के, और यहां पर आकर के भारत में हमने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र से गिरा दी। हालांकि बांग्लादेश पढ़ लो साथ में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मिट्टी लेकर के जो निकला, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से ही बना। तो हमने मेरे प्यारे साथियों एलुवियल सॉइल के मैदानों में इनको पढ़ लिया। तो इन्हें गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, है ना? तभी हम सिंधु को भी पढ़ा करते थे अपने साथ में। हालांकि आज भी पढ़ सकते हैं, पंजाब का जो बहुत सारा क्षेत्र है, हमारे जो वर्तमान पंजाब का, वो भी इसी में आता है ना? तो इसलिए हम सिंधु के मैदान भी पढ़ते हैं, हम गंगा यमुना के मैदान भी पढ़ते हैं, और ब्रह्मपुत्र के मैदान भी पढ़ते हैं। ठीक है बात। चलिए तीसरी बात, तो पहले तो हमने हिमालयन क्षेत्र पढ़े। मेरी शुरुआती वाली स्लाइड से आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं। हिमालयन क्षेत्र पढ़े, हिमालयन के बाद में फिर हमने मैदानी क्षेत्र पढ़े। अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं साथियों। यहां पर जहां मैंने आपको वेस्टर्न घाट बताया,
जहां मैंने आपको ईस्टर्न घाट बताया, उनके बीच में एक जगह ऐसी थी जो कि कंफ्यूज हो गई। उनके बीच में एक जगह ऐसी थी जो कंफ्यूज हो गई। बोले कैसे, मतलब कहना समझना नहीं, समझे नहीं हम सर। मैंने कहा अभी बताते हैं, लोड क्यों ले रहे हो। मैंने कहा देखो, सीन कुछ यूं था। आपको हमारी मतलब जो टीम है ना, उसका काम पसंद आता है कि नहीं, आप थोड़ा बताएं यार। बेचारे वो कई बार फीडबैक मांगते रहते हैं। मतलब आप लोगों के लिए कितना सीक्वेंस में वो सारी चीजें लेके आते हैं यार, है ना। हाँ जी, इधर देखें। ये जैसे आपने देखा वेस्टर्न घाट, ये आपने देखा ईस्टर्न घाट, डन है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो बेटा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पर्वत के बीच में हम सोच रहे थे मैदान होंगे। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको। हम सोच रहे थे कि मैदान होंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाई साहब, यहां मैदान की जगह जमीन थोड़ी ऊंची ही रह गई। मतलब कंफ्यूजन ये हो गया कि मैदान बनोगे कि ऊंचे पहाड़ ही बने रहोगे। और भाई साहब ये थोड़े ऊंचे ही रह गए। और ये जो ऊंची जगह रह गई मेरे प्यारे साथियों, इसे ही हम प्लेट्यू कहते हैं। इसे ही हम प्लेट्यू कहते हैं। चूंकि ये भारत के अधिकतम दक्षिण हिस्से में है, तो इसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। दोबारा से सुनिए, एक तरफ पश्चिमी घाट ऊंचा पर्वत, एक तरफ पूर्वी घाट ऊंचा पर्वत, दोनों के बीच की जमीन हम तो सोच रहे थे बिल्कुल गंगा यमुना की तरह मैदान बनाओगे। लेकिन साहब ये जमीन नीचे बैठी नहीं, अपने आप को यह कहने लगी कि भाई मेरे ऊपर बस चोटियां नहीं है, लेकिन मैं भी पहाड़ जैसी हूं। बोले अच्छा, तो बेटा ये तुमने बना लिया। बोले हाँ, तो भाई डेक्कन प्लेट्यू हो गया। फिर लेकिन आप में से कई लोग समझने लगेंगे, एक दिमाग में चीजें बनते हैं कि सर एक बात बताइए, तो डेक्कन प्लेट्यू मतलब होता क्या है सर, ये मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है इसके बीच में। हम विश हमारे मुरादाबाद में आपके बहुत फैन हैं। हाँ आएंगे भैया, आपके मुरादाबाद भी आएंगे। इधर सुनिएगा। हाँ जी, राजपूत क्या कहें, बहुत अच्छा, टीम से मिलवाओ। हाँ बिल्कुल मिलवाएंगे, बिल्कुल मिलवाएंगे, सबसे मिलवाएंगे। अब सुन लो ध्यान से। अब एक बेसिक सवाल बना। क्या बेसिक सवाल बना, सर एक बात बताओ, हम कैसे पहचाने कि ये प्लेट्यू है या फिर ये पहाड़ है, हम कैसे पहचाने। हम बताते हैं साथियों, होता क्या है, प्लेट्यू की बेचारे की एक ही समस्या है, और वो क्या है, ये अपने ऊपर चोटी नहीं रख पाता। प्लेट्यू की क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, यह अपने ऊपर चोटी नहीं रख पाता। पुरानियों योनि ताज नहीं होता इसके ऊपर, ये बेचारा चपटा होता है। कैसा होता है, एकदम चपटा होता है ऊपर से। आप आराम से जाके घर बना के रहो इस पे। तो यही कारण है भाई, हमारे तो पूरे राज्य जो है वो भर भर के बसे हुए हैं इस पे। हैं हमारे इस पे पूरे राज्य, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, सब इस पे भर भर के बसे हुए हैं कि बेटा तुम रहो मस्त। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा, पर बोले सर एक बात हमको बताओ, ये कैसे बने होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हमने एक चीज सुन रखी है। हमने कहा क्या सुन रखी है, सर यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, मिट्टी काली मिलती है सर यहाँ। हमने और चाहे सुना हो या ना सुना हो। और सर एक बात और बताएं, हमने कहा बताओ। सर एक बात हमें और सुनने में आई है यहाँ पर, मैं साथियों आपको ये सारे प्लेट्यू पढ़ाऊंगा, इंडिया के जितने भी प्लेट्यू है सारे मैप में पढ़ाऊंगा, सारे प्लेट्यू पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, वो दंड कारण वंड कारण सारे आएंगे, एक मजा ही आ जाएगा। मतलब ये अल्टीमेट चीज होने वाली है। ठीक है, तो फिर साहब बोले सर दूसरी बात हमको ये और पूछनी है, सर डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारा माइंस एंड मिनरल्स है। सर यहां पर बहुत सारा माइंस एंड मिनरल्स है सर, इसका क्या कहानी है। माइंस एंड मिनरल्स यहां बहुत मिलता है सर, है इसी के अंदर यहाँ छोटा नागपुर का पठार है सर, बहुत ही ज्यादा मतलब माइंस एंड मिनरल्स है। उसमें पीछे कारण क्या है सर, है ऐसा और तो कहीं नहीं है सर। ना ही आपके हिमालयन क्षेत्र में कोई माइंस बन रही है, ना आपके यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, डेक्कन प्लेट्यू में ऐसा क्या है। मैंने कहा यार इसके लिए ना आपको बस मुझ पर ये विश्वास करना होगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ लेना। बोले क्या, मैंने कहा नहीं तो फिर मुझे धरती की उत्पत्ति जो है ना उसकी भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, जो मैपिंग का हिस्सा नहीं है। इसलिए केवल इतना सा मान लो कि जब धरती बन रही थी तो यहां से लावा फटा था। क्या फटा था, लावा फटा था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। हालांकि यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट के कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये वाला जो पूरा जो बीच का भाग है इसका, यहां पर एक दरार आ गई थी धरती के बीच में, यूं यूं फट गई थी। ठीक है, और उससे क्या हुआ, जमीन के नीचे का जो मैग्मा है वो बाहर निकल के आ गया।
ठीक है, वो बाहर निकल के आ गया तो मेरे प्यारे साथियों वो पूरा की पूरा फैल गया, जैसे आपका कई बार हलवा फैल जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज निकले, शहद निकला और शहद फैल जाए। उसी के कारण से मेरे प्यारे साथियों इसे डक्कन लावा ट्रैप भी कहते हैं। उसी के कारण इसे हम डेक्कन लावा ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं रायता फैल गया, मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा तो हैवी रखो यार। रायता तो क्या ढुलक भी जाता दाएं बाएं, उससे क्या नुकसान होता कि उसके ढुलकने से कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाता। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल हलवे की तरह फैला बराबर सा मावे की तरह फैला बराबर सा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये ऐसा फैल करके पूरी तरह व्यवस्थित हो गया। यही कारण है कि इसकी ऊपर वाली जो परत है उस पर इग्नियस रॉक का प्रमाण मिलता है। किसका? इग्नियस रॉक का प्रमाण मिलता है, काली मिट्टी का प्रमाण मिलता है। कपास की खेती बहुत अच्छे से कर पाता है। सर बाकी तो सारी बातें सही है, यहां पे आपने वेस्टर्न घाट बताए थे, हमने कहा बिल्कुल बताए थे। फिर ये तटवर्तीय क्षेत्र यहां कैसे बन गया? हमने कहा भाई जीने दोगे कि नहीं इन पहाड़ों को? बोले क्यों, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा यार एक बात बताओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं पेन का कलर चेंज कर लो। लो बेटा, बिल्कुल ही चेंज कर दिया, हमारे पास तो टेक्निक सारी है, ये लो। हाँ भाई, इधर देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो ध्यान से। हमने कहा भाई इस जगह को जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? बोले क्यों सर? मैंने कहा बेचारा बड़ी मुश्किल से पहाड़ बन के तैयार हुआ। क्या बन के तैयार हुआ? बड़ी मुश्किल से पहाड़ बन के तैयार हुआ। ये देखो यार गुरु, आज हम पॉलिटी की क्लास नहीं लगाए हैं, आज हम पॉलिटी की क्लास नहीं लगाए हैं। और क्यों नहीं लगाए उसके पीछे का कारण बता दें हमको यार। आज अभी आप लोगों की क्लास, इसके बाद एक दो क्लास और, उसके बाद फिर जयपुर जाके आना है किसी काम से। और मतलब उस स्थिति में आज शाम की क्लासेस हमने इसलिए शेड्यूल भी कर ली हैं। हमारी जो और क्लासेस थी वो अभी इसके बाद लगा दी हैं। ठीक है, तो कुछ काम से जाके आना है, तो इस चक्कर में इवनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी, उसके लिए माफी है। और कल जो है, कल हम लेने की कोशिश पूरी करेंगे इवनिंग की क्लास। इनकेस अगर नहीं हो पाई तो फिर हम आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा हमारे साथ साथ, है ना। इधर सुनिएगा, तो ये वाली बात समझ में आई? इधर की तरफ, इधर देखिए। ठीक है, इधर की तरफ आप लोगों ने वेस्टर्न घाट देखा, इधर की तरफ ईस्टर्न घाट देखा। हमने कहा ये तटवर्ती इलाका है भाई। बोले सर ये कैसे बना? अरे हमने कहा यार इन पहाड़ों पे से भी तो पानी गिरेगा, इन पहाड़ों पे से भी तो पानी गिरेगा। और जब पानी गिरेगा तो पानी गिर करके ये तट पर मैदान का सा निर्माण करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो पानी गिर करके मैदान का निर्माण करेगा, तो यही तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, यही तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र है। जैसे आप यहां गंगा यमुना का मैदान बनाए थे। बोले अच्छा ये कहानी। हमने कहा और नहीं तो क्या। सर एक बात बताओ, ये पानी जो है निकलेगा वो इधर ही जाके गिरेगा क्या? हमने कहा नहीं भाई, ये गिर तो यूं भी सकता है। बोले फिर यूं क्यों नहीं गिरता? मैंने कहा गिरता है, कौन कहता है नहीं गिरता? हमने कहा देख लो, गोदावरी कृष्णा कावेरी सब यहीं से तो बह रही हैं। बोले अच्छा, तो इसका मतलब पानी इधर भी गिरता है, पानी इधर भी गिरता है? बिल्कुल गिरता है जनाब। और एक बात और बता दूं मैं आपको, घर की सी बात बता दूं। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं पानी कहां से आएगा, यहां तो ग्लेशियर तो है ही नहीं। पानी कहां से आएगा, यहां तो ग्लेशियर तो है ही नहीं। अरे भाई हम बता रहे हैं ना, एक मानसून नामक चीज होती है धरती पे साउथ वेस्ट मानसून है, जिसकी बारिश अपने को प्राप्त होती है वेस्टर्न घाट्स पे। वो पानी इधर भी बह जाता है। अरे यार कॉमन सेंस लगाओ। मैं अगर आपके सामने ऐसे करके एक पर्वत का निर्माण कर दूं, कॉमन सेंस लगाना। अब बादल आए, बादलों को बरसना था, बादल बरस गए, पूरे के ऊपर बदल गए, बरस गए। अब पानी इधर भी बहेगा और इधर भी बहेगा, दोनों तरफ बहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, समुद्र ज्यादा नजदीक कहां से है? वेस्ट में है कि ईस्ट में है? ये बताओ। वेस्टर्न घाट पर अगर पानी बरसा तो समुद्र कहां ज्यादा नजदीक है? और समुद्र भी बोले तो अरब सागर कहां नजदीक है? वेस्ट में है ना, कॉमन सी बात है। तो भाई जो पानी आ रहा है ये समुद्र में तेज गति से आके गिरेगा, धार से गया। क्यों भाई? ऑब्वियस ही बात है ना, ऊंचाई से गिर के आ रहा है और समुद्र में गिरने जा रहा है। बोले अच्छा, तो हमने कहा इस चक्कर में कई बार यहां पर समुद्र में गिरने वाली नदियां जो हैं वो गहरी खाई बना देती हैं। आपने वो देखा क्या कहते हैं उसको, अभी मैं मेरी बच्ची के बर्थडे में एक क्रूज राइड शेयर किया था आप लोगों के साथ में।
गोवा के अंदर, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैंने आपको बताया था कि वो मांडवी रिवर थी। अगर देखा हो तो वो मांडवी रिवर जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक फैली हुई नहीं है, एकदम संकीर्ण जगह से निकल के आ रही है। वो जो मांडवी रिवर है वो वेस्टर्न घाट से आ रही है, उसे ही आप जुआरी नदी भी कहते हैं। कोइंसिडेंस देखिए कि उसी नदी के मुहाने पर लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जुआ खेलते हैं। ठीक है, वही था जो आपने देखा था ना पणजी में, मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो बिग डैडी का जहाज खड़ा हुआ है, वहां सब लोग जुआ खेलने जाते हैं, है ना, सट्टा खेलने जाते हैं भाई साहब। ठीक है, तो वो जुआरी रिवर भी है, और कॉमन सेंस की भी बात है कि कॉमन मतलब उसको जुआ खेलने के हिसाब से जुआरी कहा, ये तो पता नहीं, लेकिन जुआरी रिवर भी है, मांडवी रिवर भी उसका नाम है। ठीक है, तो भाई ये क्या नदियां बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब क्या हुआ? पानी जब तेज आकर के गिरता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मांडवी नदी के किनारे पणजी बसा हुआ है। ठीक है ना। हाँ, कैसीनोज जो है ना, वो कैसीनो में कुछ होता नहीं है, कैसीनो में जुआ ही खेलते हैं लोग। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो एक प्रकार से एस्चुरी का निर्माण हो गया। ठीक है, अच्छा, तो आपने ये बात समझ ली। बोले सर पानी अगर इधर की तरफ बहा होता तो? मैंने कहा इधर की तरफ बहा होता तो समुद्र बहुत दूर है। बोले तो क्या हुआ? तो मैंने कहा भाई समुद्र बहुत दूर है तो पानी लहरा के, इठला के, मिठला के फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। हमने कहा हाँ। तो भाई इसका मतलब पानी, अगर कई बार आपने देखा हो, आप अपने हाथ में ना ग्लास में पानी भरना, और जैसे मेरे एक ग्लास का पानी है, इस ग्लास के पानी को मैं तेज फेंकूंगा ना तो ये एक ही दिशा में जाके गिरेगा। अगर मैं तेज फेंकूंगा तो ये एक ही दिशा में जाके गिरेगा, और मैं धीरे से लुढ़काऊंगा ना, अगर धीरे से लुढ़काऊंगा, बस यूं फैला दिया, तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करेगा। ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करेगा। हाँ, एक बार फेंकू, है ना, अपना अपना फेंक लो ना। ठीक है, तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करेगा। उस क्षेत्र को हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मुद्दा क्या है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों। इस तरफ क्या हो गया? इस तरफ मेरे प्यारे साथियों एस्चुरी हो गई, और इस तरफ क्या हो गया? डेल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि पानी तो चला यहां से आ रहा था, लेकिन बहुत ही दुल्लम ढुल्लम लुढ़क लुढ़क के आ रहा था। तो आ गई, अंतर समझ में आ गया। डेल्टा क्या होंगे? बहुत चौड़े स्थान पर पानी फेंकेंगे, यानी कि इनके मुहाने तो इतने बड़े होते हैं कि वहां पर खुद झीलें बन जाती हैं। इनके खुद के मुहाने इतने बड़े होते हैं कि वहां तो झीलें बन जाती हैं। और एस्चुरी में तो इतना तेज पानी आता है कि साहब सीधा पानी धार से समुद्र में चला जाता है। हाँ भाई, इधर की तरफ कुछ झीलें पाई जाती हैं, कोई बताएगा जहां पर अपना क्या बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी का वो भी बनाया हुआ है। चिल्का तो ऊपर रह गई, चलो वो महानदी के उसके ऊपर हो गई। इधर बताइए, पुलिकट लेक हो गई, कोलेरू लेक जो है वो हो गई। ये क्या है? ये सब मुहाने पे बनी हुई लेक हैं। आपको याद है हाल ही में एक बीमारी फैली थी, आंध्र प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिमाग संबंधी बीमारी फैली थी। नाम भूल गया यार मैं उस बीमारी का, दिमाग की कोई बीमारी थी, इलुरु में, बिल्कुल नाम बताओ बीमारी का यार, माइंड से संबंधित कुछ बीमारी थी, है ना। तब मैंने आपको बताया था, कुछ तो था, मैं भूल गया हूं मैं अभी, है ना। तो वो क्या था मेरे प्यारे साथियों, वहां पर इलुरु कोलेरू नदी के किनारे, कोलेरू झील के किनारे पर था, और कोलेरू झील जो थी वो यहां पर मेरे प्यारे साथियों गोदावरी नदी के किनारे पर बनी हुई थी। गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू, क्योंकि वही पानी आकर के मेनिंजाइटिस था। यस 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 यस, इलेरू कोलेरू याद आ गया? अरे बोलिए, चीजें रिलेट करिए। क्लियर हो गया ना? इस तरह से मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या बनता है, यहां पर बहुत बड़ा डेल्टा, और उसके किनारे कई बार बड़ी झीलें बन जाती हैं। आ गई बात समझ में? तो हमने क्या क्या देखा? हमने हिमालयी क्षेत्र देखा, हमने मैदानी क्षेत्र देखा, दक्कन का पठार देखा, और तटवर्ती भाग देखा। इसके अलावा दो चीजें और देख लीजिए, छोटी सी और है, और वो क्या है? हाँ जी, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों भारत के पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है। क्या स्थित है? लक्षद्वीप। आज ही करंट के क्वेश्चन में मैंने लक्षद्वीप से संबंधित कोई चीज पढ़ाई है, जरा बताएंगे? हाँ भाई, क्या पढ़ाया था? अटल।
अटल यहां पर कोई योजना का केंद्र बनाया गया है, अटल के पर्यावरण संबंधित कोई भवन बनाया गया है, अटल पर्यावरण भवन बनाया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। अंडमान निकोबार ये रहा, अंडमान निकोबार ये रहा, ये रहा अंडमान निकोबार। इसमें कहीं एक जगह पर मोदी जी सिंगापुर की तर्ज पर कुछ बनाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ बताओगे? सिंगापुर की तर्ज पर कुछ बनाने का प्लान हो रहा है, कहां? स्टार्टअप हब बनाने का बात हो रहा है, लिटिल अंडमान में। क्लियर? स्टार्टअप हब बनाने की बात हो रही है। अच्छा, एक बात और बताइए, यहीं से कहीं कनेक्ट करके कुछ डाला गया था, कुछ डाला गया था चेन्नई से कुछ करके, क्या था? ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला गया था। क्लियर है? अच्छा साथियों, अब यहां पर ये है अपना पड़ोसी तमिलनाडु, ये अपना जो मतलब पूर्वी तट पर बैठा हुआ जो पड़ोसी श्रीलंका और इसके सामने बैठा हुआ तमिलनाडु। साथियों, भारत में ये जो तमिलनाडु है इसकी बड़ी ऐश है। कैसे? इधर देखो, ये रहा नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत पर इधर से तो साउथ वेस्ट मानसून आकर के बरसा, और इधर से मेरे प्यारे साथियों जब बरसा तो वो पानी बहते हुए कावेरी नदी के माध्यम से यहां पर गिरा, तमिलनाडु के माध्यम से गिर करके समुद्र में गिरा। और भैया जो साउथ वेस्ट मानसून जाकर के अब हिमालय पे बरसा करके वापस लौटता है, तो लौटते समय वो थोड़ा लंबा रास्ता यूं ले लेता है, और लेते लेते भाई साहब वो यहां बरस जाता है, और बरसता है मेरे प्यारे साथियों रिटर्निंग मानसून के रूप में। तो मेरे प्यारे साथियों, तमिलनाडु में मानसून आया था तो भी बारिश देके गया, मानसून गया तो भी बारिश दे करके गया। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यही कारण है कि जो यहां पर स्थित कावेरी नदी है उसमें एनी टाइम पानी रहता है, उसमें एनी टाइम पानी रहता है। ठीक है, अच्छी बात है। भारत में अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए बहुत मायने रखते हैं। क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जियोपॉलिटिकली दुश्मन देशों के लिए एक प्रकार का, मेरे प्यारे साथियों, दुश्मन देशों के लिए एक प्रकार से भारत से अलग कराने की एक योजना का हिस्सा बनता है बहुत बार। कैसे बनता है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, ये वाला जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ये केवल मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर एक एक करके सब में अंदर चलेंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे आपको, स्टेट वाइज, पहाड़ पर्वत, पहाड़ियां, नदी नाले तालाब सब। ये वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही इकलौती ऐसी जगह है जो कि भारत को किससे जोड़ता हो मेरे प्यारे साथियों? अपने पूर्वोत्तर हिस्से से जोड़ता हो, यानी नॉर्थ ईस्ट की जो 7 राज्य हैं उनसे जोड़ता हो। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन दुनिया भी ये सोचती है कि अगर भारत को कुछ मतलब भारत के साथ में अगर कुछ भी गलत करना है तो भारत की ये जो मतलब चोंच निकली हुई है चिकन की सी, इसे यहां से काट दिया जाए, जिसे चिकन नेक कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अब भारत ने इससे निपटने के बहुत सारे रास्ते बना लिए हैं। कैसे? पहली चीज तो यही है कि भारत ने अब बांग्लादेश के माध्यम से होते हुए काफी सारे रूट क्रिएट कर दिए हैं यहां जाने के। साथ में यहां से होते हुए, आज ही पढ़ाया था मैंने, सितवे से होते हुए आइजॉल तक के लिए कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, आशुगंज अखौड़ा रेलवे लाइन, कुछ याद आ रहा है? तो हमने भारत से बांग्लादेश में होते हुए भी यहां जाने के काफी सारे रूट खोल दिए हैं ताकि हमारी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बरकरार रहे। उम्मीद है मेरे सभी साथियों को आज के इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसी ही चीजें उन्हें भविष्य में भी मिलने वाली हैं। ठीक है, मैंने जो भी बातें बोली वो सब रिटर्न में है, और यहां पर आगे चल करके मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आप लोगों को यहाँ के आगे की पहाड़ियां एक एक करके सारी जानकारियां सब पढ़ाने वाला हूं। मजा आया? हाँ जी। अब जो विद्यार्थी पेड बैच की जानकारी ले रहे हैं उन्हें भी जानकारी दे दूं, एक बार टेलीग्राम चैनल में आपसे शेयर कर देता हूं, उस पे पिन करके आप अभी ज्वाइन कर लीजिए उसे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए बस, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर लें, और कोई भी समस्या दिक्कत कोई भी हो, ये लीजिए, शायद आ गया होगा, ये रहा, यहां पर सारा कंटेंट, सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, वर्ड मैप कब पढ़ाएंगे भैया? हो चुका है, आप लेट आए।
दोबारा नंबर आएगा तब बताएंगे आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा पेड बैच चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो एसएससी के अंदर उसे ज्वाइन कर लें, और यूपीएससी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर चल रहा है। और अब तो मेरा मानना यह है कि विद्यार्थियों को अब ये सबसे बड़ा डाउट खत्म हो गया होगा कि सर बच्चों से संपर्क में रहते हैं या नहीं रहते हैं। देखिए, यूपीएससी का तो हमने आप लोगों को बताया हुआ नहीं था, अदरवाइज मैं यूपीएससी बच्चों के साथ में प्रॉपर तरीके से पर्सनल टच में रहता ही हूं, क्योंकि उन्हें थोड़ी मतलब परवरिश की आवश्यकता होती भी है ना, क्योंकि बहुत बड़ा सा पहाड़ लेके सिर पे चल रहे हैं। ठीक है, सर आप साइंस के स्टूडेंट हो पर आपका इंटरेस्ट की जगह छोड़ के बाकी सब्जेक्ट इतना अच्छे से पढ़ाते हो, अगर आप साइंस पढ़ा दो तो कितना अच्छा पढ़ाओगे। भाई मैं साइंस में ना पढ़ा चुका हूं, मतलब बहुत हाइट तक पढ़ा चुका हूं। मैं आईआईटी जेई के बच्चों को बंसल क्लासेस कोटा में बहुत लंबे समय तक पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद फिर साइंस में केमिस्ट्री के अंदर नेट जेआरएफ के बच्चों को, साथ में जैम के बच्चों को पढ़ा चुका हूं। अब मैं साइंस से ना यहां तक गला उग चुका है मेरा कि मेरा साइंस पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है, मतलब मैं इतना पढ़ा चुका हूं। आपने सही कहा, पर मैं मेरी हाइट जो है ना उसको टच कर चुका हूं, मुझसे ना हो पाएगा। साइंस जो है ना इंटरेस्ट मेरा हो गया पूरा, तो मैं इसीलिए यहाँ पर बढ़िया से आप लोगों के लिए खूब, मेरे को इसमें अब मजा आ रहा है। जब तक चल रहा है तब तक ये पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर कुछ और पढ़ाएंगे। मैंने वैसे आगे भी सोच रखा है, कुछ पढ़ाने का इलाज है मेरे पास, बाद में बताएंगे। ठीक है, डन हो गया। और बताएं। सर कई अपवाद सुबह की क्लास में अनलाइक क्यों करते हैं सर, हमें लगता है कि वो अपने पापा जी को भी पापा नहीं कहते। आरजे जितेंद्र, ये सब बातें नहीं करनी है अपन को, अपन अपनी सभ्यता बरकरार रखें। उनको डांटना पीटना जो भी है वो मैं करता रहता हूँ, ऑनलाइन पिटाई बनाता रहता हूँ लोगों की। आप लोगों को भी जूम पर बात करनी बिल्कुल करेंगे, है ना। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेड कोर्स परचेज कर रहे हैं, मतलब असल में यूपीएससी का कोर्स अगर परचेज कर रहे हैं, तो आप आश्वस्त रहिए कि आप मतलब सेफ हैंड्स में। अनअकैडमी आपका जितना भी ख्याल रख सकती है अपने लेवल पर, वो रखती है यार, है ना। हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। असामाजिक तत्वों के कमेंट्स पर ध्यान मत दीजिए सर, अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बच्चों के साथ में बात नहीं कर रहा हूं, पर यह है ना कि पढ़ते समय पढ़ाई करनी चाहिए ना, बाकी चीजें करते समय बाकी चीजें करनी चाहिए। वो करेंगे अपन, वो काम भी करेंगे, मना थोड़ी है किसी चीज का। अब देखो, एक 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 बालक को यहीं देख लो, चलो अभी एक बालक यहीं पर दिख गया है। अमित यादव लिख रहा है मोदी फेंकू रोजगार दो। अब भाई ना तो यहाँ कोई मोदी है ना, तुम यहाँ मैसेज करके कर क्या रहे हो? ये मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया कि मैं, गुस्सा पड़ोसियों का है, मैं अपने घर के बच्चे कूटने लग रहा हूं। ये मतलब समझ में नहीं आ रही है? मतलब आप सोच के देखो ना, ये सब बातें करनी है तो मोदी जी जब लाइव आते हैं, इवन अब तो वो जनता के सामने है ना, आप लोग क्यों नहीं ऐसा कर रहे कि पहुंच जाएं तख्ती लेकर के, भाई रोजगार दो। कितना सिंपल है यार ये सब, है। कोई नहीं, मुझसे बात करनी है, बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल मैं कह ही रहा हूं आपसे। शिवानी सिंह, बिल्कुल बेटा। वैसे मैंने बताया ना आप लोगों को कि जूम के थ्रू हम लोग बात करते हैं, और टेलीग्राम पे मैसेज भी करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो सबके साथ संपर्क में। और शिवानी, आप एक बार हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना, बता दीजिएगा उनको, ठीक है। जिनको मतलब ऐसी स्थिति हो जाए कि बिल्कुल ही फंस गई कि सर अब तो बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं जा रहा है, मतलब वैसी परिस्थितियां आ गई हैं, उनके लिए मैंने मेरा कॉल सेंटर नंबर भी दे रखा है। कोर्स लेने से पहले अगर कोई भी जिज्ञासा हो तो वहां पर भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।